हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश जो कि राजेंद्र बलोदी जी की एक पुस्तक है, उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है। देखिए, इस सीरीज के अभी तक 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आज ये आपका 18वां पार्ट होने वाला है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान परीक्षा के पैटर्न की, तो वर्तमान परीक्षा का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है और इस पुस्तक से काफ़ी सारे प्रश्न वर्तमान में परीक्षाओं में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ना आपको बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जितने भी इस किताब में जितने भी प्रश्न हैं, हमारी कोशिश यही है इस सीरीज के माध्यम से वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में किस जनजाति में तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता को भरारे कहा जाता है। देखिए, बुक्सा जनजाति में तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता को भरारे कहा जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस मुगल ग्रंथ में बुक्साड़ का उल्लेख मिलता है। देखिए, एक मुगल ग्रंथ है आईने अकबरी। इस आईने अकबरी ग्रंथ में हमको बुक्साड़ का उल्लेख मिलता है और इस बुक्साड़ का संबंध किससे है। इस बुक्साड़ का संबंध बुक्सा जनजाति से ही है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कल्पित आत्मा के रूप में बुज्जा की पूजा कौन सी जनजाति करती है। देखिए, बुक्सा जनजाति ही कल्पित आत्मा के रूप में बुज्जा की पूजा भी करती है। डायरेक्ट दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बुज्जा की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बुक्सा जनजाति। चलिए ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, तेरस किस जनजाति का त्योहार है। देखिए, तेरस किस जनजाति का त्योहार रहेगा, ये रहेगा बुक्सा। छोटे छोटे दोस्तों ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है तेरस किस जनजाति का त्योहार हो जाएगा, ये हो जाएगा बुक्सा का। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसाली। मनसाली एक लाल मन की एक माला होती है। तो देखिए, ये एक आभूषण है। तो मनसाली आभूषण किस जनजाति का है, ध्यान रखना है आपको। मनसाली एक आभूषण है जो कि लाल बनके की माला होती है और ये किस जनजाति की है कि किस जनजाति की महिलाओं का यह आभूषण, ये भी महत्वपूर्ण है। तो भोटिया जो महिलाएं होती हैं उनका यह आभूषण है, ये गले का आभूषण है। ऐसा भी दोस्तों पूछ सकता है कि जो मनसाली आभूषण है वो भोटिया महिलाएं कहाँ पहनती हैं, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, गले में। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो मनसाली आभूषण किसका हो जाएगा, भोटिया महिलाओं का गले का आभूषण यह हो जाएगा। फिर देखिए, हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, भूटांतिक बोली में आभूषण को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बन भी चुका है एग्जाम में। तो देखिए, भूटांतिक बोली में आभूषण को क्या कहते हैं, सालीपुली। महत्वपूर्ण है, भूटांतिक बोली में आभूषण को क्या कहते हैं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सालीपुली। चलिए ठीक है। फिर देखिए, सातवां क्वेश्चन है, गंधर्व विवाह भावर देवज विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है। देखिए, ये देखने को मिलता है भोटिया विवाह, भोटिया जनजाति में। देखिए, जो गंधर्व विवाह है, अगर हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत की, हम लोग वहाँ से अपने ग्रंथ उठाते हैं, तो देखिए वहाँ हमको 8 प्रकार के हमको विवाहों का उल्लेख मिलता है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमको वहाँ पर मिलता है। तो उन 8 प्रकार के विवाहों में हमको एक विवाह मिलता है, गंधर्व विवाह। इस गंधर्व विवाह का संबंध है जिसको बोला जाता है प्रेम विवाह। तो अगर दोस्तों आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए, गंधर्व विवाह का संबंध किससे है, तो आपको तरीका हो जाएगा, प्रेम विवाह से यह संबंधित है। तो यह विवाह जो वर्तमान में हमको भोटिया जनजाति में देखने को मिलता है। और जो भावज देवर विवाह है, ये भी हमको भोटिया जनजाति में ही देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, अंचल विवाह व सरोल विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है। तो देखिए, भोटियाओं का जो जोहार समाज है, इसी जोहार समाज में अंचल विवाह व सरोल विवाह हमको देखने को मिलता है। फिर देखिए, नवा क्वेश्चन है, ऊन से बनी टोपी जिसे डिगुआ कहा जाता है, ये किस जनजाति के लोग पहनते हैं। देखिए देखिए, वैसे तो टोपी तो नॉर्मल शब्द है, लेकिन किसी जनजाति में उसको, जैसे टोपी है, उस टोपी को किसी जनजाति में एक नाम दे दिया गया है। तो देखिए, डिगुआ, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, डिगुआ। डिगुआ नामक जो परिधान है वो कौन सी जनजाति पहनती है, तो आपको तरीका हो जाएगा जौनसारी। और देखिए, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऊन से बनी टोपी जिसे डिगुआ कहा जाता है वो किस जनजाति के लोग पहनते हैं, तो आपको तरीका हो जाएगा जौनसारी लोग। चलिए ठीक है। फिर देखिए, 10वां क्वेश्चन है, कम्बये किस जनजाति का परिधान है। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, इतने छोटे क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कम्बये किस जनजाति का परिधान है, तो आपको तरीका हो जाएगा भोटिया जनजाति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, जाड़ जनजाति की भाषा को रोम्बा कहा जाता है। देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन तो यही बन गया कि रोम्बा किस जनजाति की भाषा है, तो आपको तरीका हो जाएगा जाड़ों की। अब देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण क्या है, देखिए, जाड़ जनजाति की भाषा को रोम्बा कहा जाता है। इनकी भाषा कहाँ की भाषा से मिलती है। देखिए, तिब्बती क्षेत्र से इनकी जो भाषा है, वहाँ से इनकी भाषा मिलती है। देखिए, जो जाड़ जनजाति की जो भाषा रहेगी रोम्बा, यह तिब्बती जो भाषा है उससे इनकी भाषा मिलती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
जाट जनजाति का त्योहार त्योहार देखिए, जाट जनजाति का एक त्योहार है लोहसर। अब देखिए ये किस दिन मनाया जाता है। देखिए किस दिन मनाया जाता है कि नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस त्योहार के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो हमको जानना है। देखिए, जाट जनजाति का त्योहार लोहसर किस दिन मनाया जाता है, तो आपको तरीका हो जाएगा बसंत पंचमी के दिन। अब देखिए इस त्योहार के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। इस त्योहार को इनके वर्ष का पहला दिन माना जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जाट जनजाति के वर्ष का पहला दिन किस त्योहार से शुरू होता है, तो आपको तरीका हो जाएगा लोहसर त्योहार से। देखिए इनके दो त्योहार होते हैं, एक लोहसर है, एक सूरगेन है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, एक लोहसर और एक सूरगेन। ये किस जनजाति के त्योहार है, तो आपको तरीका हो जाएगा जाट जनजाति के। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, थारू जनजाति के गोत्रया घराने को क्या कहते हैं। तो देखिए थारू जो जनजाति है उसके गोत्रया घराने को कहा जाता है कुरी। चलिए ठीक है दोस्तों, एक बात और कहूँगा, हमारे चैनल में उत्तराखंड का भी काफ़ी ज़्यादा कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, पवार वंश हो, चंद वंश हो, और गोरखा काल भी हमारा समाप्त हो गया है, और अभी हमारा ब्रिटिश काल चल रहा है। जल्द ही आपका ब्रिटिश काल भी खत्म हो जाएगा। तो काफ़ी सारा हमारा उत्तराखंड का कोर्स कवर हो गया है। अगर आपने सब वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है हमारा, चाला प्रथा किस जनजाति में होती है, या फिर चाला प्रथा किस जनजाति में इसका प्रचलन है, तो आपको तरीका आ जाएगा थारू। देखिए जो चाला प्रथा है ना, ये एक प्रकार से विवाह से भी संबंधित है। थारू में जो विवाह की प्रथाएं पाई जाती हैं उन्हीं में से एक चाला प्रथा है। अब इस चाला प्रथा में क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया कि एक लड़की का विवाह होता है, तो लड़की जब एक अपने ससुराल जाती है स्थायी रूप से जब अपने ससुराल में रहने लगती है, तो उसको कहा जाता है चाला प्रथा। मतलब कि थारू जनजाति में जब जो लड़की, जो नई नवेली दुल्हन होती है, जब वह अपने ससुराल में स्थायी रूप से रहने लगती है, तो उसको चाला कहा जाता है। चलिए ठीक है, फिर देखिए 15वां क्वेश्चन है हमारा, कंडक मेला कहाँ लगता है। देखिए महत्वपूर्ण है, कंडक मेला कहाँ लगता है, तो यह लगेगा उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है। तो देखिए दोस्तों, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगेगा, ये लगेगा चमोली में। आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैरव घाटी कहाँ है। तो भैरव घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। 18वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में लंका नामक स्थल कहाँ है। देखिए उत्तराखंड में महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकता है। आप कहीं श्रीलंका मत लगाना, उत्तर पूछा जाएगा लंका नामक स्थल कहाँ है। आपने पढ़ा नहीं होगा तो श्रीलंका ही लगाएंगे। तो उत्तराखंड में लंका नामक स्थल है उत्तरकाशी में। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि लंका नामक स्थल पर दो नदियों का संगम होता है, तो आपको बताना है कि लंका नामक स्थल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, वहाँ किन दो नदियों का संगम होता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गजेटियर में वाक ईश्वर यानी कि ईश्वर का वचन किसे कहा गया है। देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि वाक ईश्वर किसे कहा गया है, वो कहा गया बागेश्वर को। लेकिन एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा कि वो उत्तराखंड के किस स्थल को वाक ईश्वर भी कहा जाता है या फिर ईश्वर का वचन भी कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर बता देंगे बागेश्वर। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया कि वाक ईश्वर बागेश्वर को कहा गया है, लेकिन ये किस ग्रंथ में कहा गया है, ऐसा पूछ लेगा एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के। तो कुमाऊं गजेटियर में वाघ ईश्वर या फिर इसको ईश्वर का वचन हम लोग कहते हैं, कहा गया है किसे, बागेश्वर को। चलिए ठीक है, फिर देखिए 20वां क्वेश्चन है हमारा, रिंग डांस एक थड़िया जैसा नृत्य है। थड़िया जैसा नृत्य उत्तराखंड में हमको देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों, पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। देखिए रिंग डांस किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको तरीका हो जाएगा राजी जनजाति के द्वारा ही रिंग डांस किया जाता है। किसके द्वारा, राजी के द्वारा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि राजी जनजाति का कौन सा नृत्य थड़िया नृत्य के समान है या फिर थड़िया नृत्य की तरह है, तो आपको तरीका हो जाएगा रिंग डांस। ये रिंग डांस महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि जो राजी जनजाति है, इस जनजाति से भी काफ़ी सारे दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, और दोस्तों एक बात आपसे और, अगर आपको उत्तराखंड की अगर आपको करंट अफेयर चाहिए, हर मंथली करंट अफेयर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से हम लोग एक ये भी हम लोग सीरीज चलाएं, हर मंथ की एक करंट अफेयर की सीरीज भी हम लोग चलाएं। अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो हम लोग इसमें भी काम करना शुरू कर देंगे। फिर देखिए किस जनजाति के लोग स्वयं को राजा जनक का वंशज मानते हैं। महत्वपूर्ण है, किस जनजाति के लोग स्वयं को राजा जनक का वंशज मानते हैं, तो आपको तरीका हो जाएगा जाड़। चलिए ठीक है,
फिर देखिए 22वां क्वेश्चन है मोस्टा मानू मेला कहाँ लगता है। तो मोस्टा मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मोस्टा मानू मेला। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन है क्वानू मेला कहाँ लगता है। तो क्वानू मेला कहाँ लगेगा, चक्राता। चक्राता कहाँ है, देहरादून में। नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्ट किसी शहर का नाम न लेके, जिले का नाम न लेके, उस स्थल का नाम पूछ लेता है जहाँ पर वह लगता है। तो चक्राता में यह मेला लगता है, देहरादून में। फिर देखिए महर्षि महेश योगी द्वारा ध्यान केंद्र 84 कुटिया, देखिए इसको ध्यान केंद्र कहें या फिर हम इसे 84 कुटिया कहें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी महर्षि महेश योगी के द्वारा। और ये कहाँ पर है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये है ऋषिकेश में। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक पंडित किसे कहा जाता है। तो नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा रात अब भी मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है। तो आपको तरीका हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी की यह रचना है, रात अब भी मौजूद है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कगार की आग किसकी रचना है। तो कगार की आग जो रचना है ये है हिमांशु जोशी की। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से आप ऐड हो जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। काफ़ी सारी नई नई जानकारियाँ वहाँ से मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए ठीक है, फिर देखिए 28वां क्वेश्चन है घबराए हुए शब्द किसकी रचना है। तो घबराए हुए शब्द ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की। फिर देखिए अगली आती है तिब्बत की बेटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। तिब्बत की बेटी किसकी रचना है, वल्लभ डोभाल की। चलिए ठीक है, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है हम जो देखते हैं और पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की। देखिए दोस्तों मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें जो भी उत्तराखंड के सिलेबस में जितने भी ये साहित्यकार हैं, जितने भी ये कवि हैं, इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं उसकी एक सीरीज बनाऊंगा। 20-22 शायद उत्तराखंड की अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो 20 या 22 ऐसे हमारे हमको ऐसे साहित्यकार मिलते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी एक मैं सीरीज बनाऊंगा और हर इतिहासकार के बारे में, हर साहित्यकार के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी आपको एक पूरी सीरीज में बना के दूंगा। देखिए अगर आप ना एक साथ इनकी रचनाओं को याद करेंगे तो आपको ऐसे याद नहीं होंगे। अब देखिए एक अगर आप अभी याद कर लीजिए, तिब्बत की रचना किसकी, तिब्बत की बेटी किसकी रचना है, वल्लभ डोभाल की। आप याद कीजिए हम जो देखते हैं पहाड़ पर लालटेन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पहाड़ पर लालटेन, क्योंकि इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है पहाड़ पर लालटेन के लिए। तो हालांकि जब हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल के बारे में तब इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये पहाड़ पर लालटेन और हम जो देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा जो सीरीज है 18वीं सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है, और जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।